भारतीय विद्यार्थी था और बहुत शांत स्वभाव का था। ये सभी विद्यार्थी अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते थे, पर एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। 13 मार्च को नवचेतन पोरबंदर बंदरगाह छोड़कर खुले अरब सागर में प्रवेश कर गई। विद्यार्थी उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि यह उनकी अब तक की सबसे अच्छी छुट्टियां होंगी। कैप्टन शंकर ने उन्हें समुद्र के नियम, जहाज चलाने की मूलभूत बातें और अनुशासन सिखाना शुरू किया। शुरुआती दिन शांतिपूर्ण थे और विद्यार्थी अपनी नई आज़ादी का आनंद ले रहे थे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भविष्य में उन्हें कैसे भयानक रोमांच का सामना करना पड़ेगा। अध्याय 2। अचानक आया तूफान। नवचेतन अरब सागर में अपनी यात्रा शुरू कर चुकी थी। विद्यार्थी कैप्टन शंकर और राजू कालू से बहुत कुछ सीख रहे थे। हर दिन वे सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत नजारा देखते, मछली पकड़ते और रात में तारे गिनते। यह सब उनकी कल्पना से भी अधिक मनोरंजक था। लेकिन 15 मार्च को वातावरण में अचानक बदलाव आया। आकाश में काले बादल घिरने लगे और समुद्र उग्र होने लगा। कैप्टन शंकर ने तुरंत तूफान आने के संकेत भांप लिए। उसने राजू कालू और विद्यार्थियों को जहाज को सुरक्षित करने के आदेश दिए। पाल नीचे उतारे गए और सब कुछ सुरक्षित रूप से बांध दिया गया। हालांकि यह तूफान अपेक्षा से भी अधिक भयानक साबित हुआ। एक भयंकर चक्रवात उन पर टूट पड़ा। तूफान ने नवचेतन को खिलौने की तरह हिला दिया। आकाश गर्जना कर रहा था और बिजली के चमकते झटके वातावरण को भयानक बना रहे थे। विशाल लहरें जहाज को ढक लेती थीं और हवा इतनी तेज थी कि कुछ भी सुनाई नहीं देता था। कैप्टन शंकर और राजू कालू अपनी पूरी ताकत से जहाज को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। विद्यार्थी भयभीत होकर केबिन में छिप गए थे, एक दूसरे से चिपक गए थे। अचानक एक विशाल लहर नवचेतन से टकराई। जहाज एक तरफ झुक गया और एक बड़ा धमाका हुआ। जब थोड़ी शांति हुई, तब विद्यार्थियों को पता चला कि कैप्टन शंकर और राजू कालू दोनों लहरों में बह गए थे। जहाज अब बह रहा था, किसी के नियंत्रण के बिना। 14 वर्ष के विक्रम सिंह, जो सबसे बड़ा था, उसने स्थिति की गंभीरता समझी। वे अब बिल्कुल अकेले थे, अनजान समुद्र में, बिना किसी अनुभवी नाविक के। तूफान अभी भी जारी था और उनका भविष्य अनजान था। अध्याय 3। हिंद महासागर में भटकना। कैप्टन शंकर और राजू कालू के लापता होने के बाद नवचेतन एक खिलौने की तरह तूफानी समुद्र में भटक रही थी। विद्यार्थी भयभीत थे, लेकिन विक्रम सिंह, जो सबसे बड़ा था, उसने हिम्मत रखी। उसने आकाश, जय और अन्य बड़े विद्यार्थियों को इकट्ठा किया। हम अब अकेले हैं, विक्रम ने कहा, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। हमें जहाज को नियंत्रित करने का प्रयास करना होगा। उन्होंने मिलकर जहाज का निरीक्षण किया। सौभाग्य से नवचेतन को बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वह अनियंत्रित रूप से तैर रही थी। हवा और लहरों ने उन्हें कहाँ धकेल दिया था, यह कोई नहीं जानता था। उनके पास कोई नेविगेशन के उपकरण नहीं थे जिनका उपयोग वे कर सकें। दिन बीत गए। तूफान धीरे धीरे शांत पड़ा, लेकिन समुद्र अभी भी अशांत था। विद्यार्थियों ने कैप्टन शंकर ने सिखाई हुई थोड़ी बहुत बातें याद करने का प्रयास किया। उन्होंने पालों को थोड़ा ऊपर करने का प्रयास किया ताकि जहाज को थोड़ी दिशा मिल सके। उन्हें भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। उनके पास जहाज पर थोड़ा भोजन था, लेकिन वह कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। रात में वे तारे देखकर दिशा का अनुमान लगाने का प्रयास करते, लेकिन उनके पास कोई ठोस ज्ञान नहीं था। जय, जो छोटा होने के बावजूद कहानियां सुनाने में माहिर था, उसने अन्य छोटे विद्यार्थियों का मनोबल बनाए रखने के लिए कहानियां सुनाना शुरू किया। दीपक अपना उत्साह बनाए रखता था और रोहन शांति से हर चीज का अवलोकन करता था। वे नहीं जानते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं या कब उन्हें जमीन दिखेगी। आशा और निराशा के बीच झूलते वे अनजान हिंद हिंद महासागर में आगे बढ़ रहे थे। हर गुजरता पल उनके अस्तित्व के लिए एक चुनौती थी। अध्याय 4। रहस्यमय द्वीप। अनजान हिंद महासागर में अनियंत्रित रूप से भटकते दिन और रातें बीत गईं। विद्यार्थी भूख और प्यास से पीड़ित थे, लेकिन उनकी हिम्मत अब भी टूटी नहीं थी। उन्होंने पानी का बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग किया और बचा हुआ भोजन भी बहुत कम हो गया था। एक सुबह जब सूर्य क्षितिज पर उग रहा था,
तब विक्रम सिंह ने दूर से एक धुंधली रेखा देखी। जमीन! उसने उत्साह से चिल्लाया। सभी विद्यार्थी खुशी से चीखने लगे और जहाज के डेक पर दौड़ आए। दूर क्षितिज पर एक अनजान जमीन धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह एक बड़ा द्वीप जैसा दिख रहा था, जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से ढका हुआ था। नवचेतन धीरे धीरे किनारे की तरफ आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उनके पास जहाज को नियंत्रित करने की पूरी क्षमता नहीं थी। वे एक रेतीले किनारे के पास पहुंचे और जहाज वहां फंस गया। विद्यार्थी जल्दी से किनारे पर उतरे। उनकी आंखों में आशा और अनजान का डर दोनों थे। जमीन पर उतरते ही उन्होंने ताजी हवा का गहरा श्वास लिया। किनारे पर कोई मानवीय बस्ती के निशान नहीं थे। चारों ओर घना जंगल था और पक्षियों की आवाजों के सिवाय कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। विक्रम ने सबको इकट्ठा किया। हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, उसने कहा, लेकिन हम जिंदा हैं। अब हमें इस द्वीप का अन्वेषण करना होगा और जिंदा रहने के लिए रास्ते खोजने होंगे। उनके सामने एक नई और बड़ी चुनौती थी। वे एक अनजान निर्जन द्वीप पर फंसे हुए थे और उन्हें नहीं पता था कि वहां से कब और कैसे निकला जा सकेगा। उनकी ये छुट्टियां एक अविश्वसनीय रोमांच में बदल गई थी। अध्याय 5, अस्तित्व के लिए संघर्ष। अनजान द्वीप पर उतरने के बाद विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अस्तित्व बनाए रखना। विक्रम सिंह ने तुरंत नेतृत्व संभाला। हमें पानी और भोजन खोजना होगा, उसने कहा, और फिर रहने के लिए सुरक्षित जगह। उन्होंने समूहों में बांटकर द्वीप का अन्वेषण करना शुरू किया। आकाश, जो सबसे बुद्धिमान था, उसने पौधों और फलों के बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया था और उसने जहरीले पौधों से दूर रहने में मदद की। जय और छोटे विद्यार्थी ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने में मदद करते। सौभाग्य से उन्हें किनारे के पास एक ताजे पानी का झरना मिला। यह उनकी पहली और सबसे बड़ी जीत थी। पानी पीने के बाद उन्होंने फल और कंदमूल खोजना शुरू किया। उन्हें कुछ खाद्य फल और बेरीज मिली जो उनके लिए बहुत जरूरी थी। रहने के लिए उन्होंने किनारे से थोड़ी दूर एक बड़ी गुफा ढूंढ निकाली। वह हवा और बारिश से सुरक्षा प्रदान कर सकती थी। रात पड़ने से पहले उन्होंने गुफा के मुहाने पर लकड़ियों और पत्थरों का उपयोग करके एक अस्थायी दीवार बनाई ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षित रहा जा सके। पहली रात गुफा में बिताई। जंगल से आती अनजान आवाजें उन्हें डरा रही थीं, लेकिन वे एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे थे। विक्रम ने आग जलाने में मदद की, जो उन्हें गर्माहट और सुरक्षा का अनुभव कराती थी। अगले दिन सुबह उन्होंने द्वीप का और विस्तृत अन्वेषण करना शुरू किया। उन्हें एक ऊंचा पर्वत दिखा और विक्रम ने तय किया कि उन्हें वहां चढ़ना होगा ताकि वे इस द्वीप के आकार और उसके आसपास के समुद्र का निरीक्षण कर सकें। अस्तित्व का संघर्ष अब शुरू हो गया था और हर कदम उनके लिए एक नई सीख थी। अध्याय 6, पर्वत पर चढ़ाई। द्वीप पर जीवन जीने के लिए मूलभूत जरूरतें पूरी करने के बाद विक्रम सिंह ने पर्वत पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। उसका उद्देश्य था कि पर्वत की छोटी से द्वीप का पूरा चित्र मिले और आसपास के समुद्र में कोई जहाज दिखे तो उस पर नजर रखी जा सके। उसने आकाश, रोहन और दीपक को अपने साथ लिया। उन्होंने थोड़ा भोजन और पानी लिया और सुबह जल्दी पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। पर्वत ऊंचा और ढलान वाला था और रास्ता घने जंगल से गुजरता था। चढ़ाई मुश्किल थी। जंगल में जहरीले जीव जंतु और अनजान पौधे थे। आकाश अपने ज्ञान का उपयोग करके उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करता था। रोहन अपनी शारीरिक ताकत से उन्हें चढ़ाई में मदद करता था। दीपक का उत्साह उन्हें थकान भूलने में मदद करता था। ऊपर चढ़ते उन्होंने जंगल से गुजरती एक छोटी नदी खोजी। यह नदी उन्हें ताजे पानी की लगातार आपूर्ति प्रदान करती थी। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वे आखिरकार पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां से नजारा अद्भुत था। पूरा द्वीप उनके सामने फैला हुआ था, घने जंगल, नदियां और ऊंची चट्टानों के साथ। उन्हें पता चला कि द्वीप अपेक्षा से बड़ा था, लगभग 80 मील लंबा। विक्रम ने दूरबीन से समुद्र में देखा, लेकिन दुर्भाग्य से दूर दूर तक कोई जहाज दिखा नहीं। फिर भी पर्वत पर से उन्होंने द्वीप के अन्य भागों में कुछ दिलचस्प भौगोलिक लक्षण देखे जो उन्हें भविष्य में अन्वेषण के लिए उपयोगी हो सकते थे। इस चढ़ाई ने उन्हें द्वीप की स्थिति का अच्छा अनुमान दिया और उन्हें जिंदा रहने के लिए और योजनाएं बनाने में मदद की। अध्याय 7, द्वीप का अन्वेषण। पर्वत पर से द्वीप का नक्शा बनाने के बाद
विक्रम सिंह ने द्वीप के विभिन्न भागों का व्यवस्थित अन्वेषण करना शुरू किया। उद्देश्य था कि द्वीप पर उपलब्ध संसाधनों और संभावित खतरों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। उन्होंने समूहों में बांटकर द्वीप का अन्वेषण करना शुरू किया। पूर्व दिशा में उन्हें एक बड़ा घना मैंग्रोव जंगल मिला। यह जंगल नमी वाला और मच्छरों से भरा था, लेकिन इसमें पक्षियों और कुछ जलीय पौधों के लिए प्रचुर संसाधन थे। पश्चिम दिशा में उन्हें खुले मैदान और कुछ छोटी पहाड़ियां मिली। यहाँ उन्हें कुछ जंगली शाकाहारी जानवरों के निशान मिले, जिसका अर्थ था कि द्वीप पर शाकाहारी भोजन के लिए संभावित जीव थे। दक्षिण दिशा में उन्हें चट्टानी किनारे और गुफाएं मिली। उन्हें कुछ ऐसी गुफाएं भी मिलीं जो समुद्र की तरफ खुलती थीं, लेकिन वे ज्वार के समय पानी से भर जाती थीं। अन्वेषण के दौरान उन्हें द्वीप पर कोई मानवीय बस्ती के निशान नहीं मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि वे इस द्वीप पर एकमात्र मनुष्य थे। यह एक तरफ राहत की बात थी कि उन्हें किसी खतरनाक आदिवासी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ यह उन्हें अकेले होने का एहसास कराता था। आकाश अपनी बुद्धिमत्ता से द्वीप के पौधों और जानवरों का वर्गीकरण करने में मदद करता था, जो उन्हें खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को पहचानने में मदद करता था। जय और छोटे विद्यार्थी उत्साह से नए स्थानों की खोज करते थे और उनकी मासूमियत टीम का मनोबल ऊंचा रखती थी। द्वीप धीरे धीरे उनका घर बन रहा था और वे उसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे थे। अध्याय 8, विक्रम द्वीप नामकरण। द्वीप का संपूर्ण अन्वेषण करने और उसकी भौगोलिक विशेषताओं को समझने के बाद विद्यार्थियों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने इस द्वीप को अपना नया घर बनाया था और इसलिए उसे एक नाम देने का फैसला किया। सर्वसम्मति से उन्होंने द्वीप का नाम अपने नेता विक्रम सिंह के नाम पर विक्रम द्वीप रखा। यह नामकरण एक प्रतीकात्मक था। यह दर्शाता था कि वे अब केवल भटके हुए विद्यार्थी नहीं थे, बल्कि इस द्वीप के निवासी बन गए थे जो अस्तित्व बनाए रखने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे थे। इससे उनमें एकता और उद्देश्य की भावना और मजबूत बनी। विक्रम ने द्वीप पर उनके जीवन को और व्यवस्थित बनाने के लिए नियम और दैनिक कार्यों का आयोजन किया। हर किसी ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। विक्रम और आकाश मुख्य नेता के रूप में रहे, योजनाएं बनाते और निर्णय लेते। रोहन और दीपक पौधों कंदमूल इकट्ठा करने और अन्य शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते। जय और अन्य छोटे विद्यार्थी पानी और ईंधन इकट्ठा करने में मदद करते। एक समूह भोजन इकट्ठा करने और खाना पकाने में मदद करता। उन्होंने गुफा को और आरामदायक बनाया, गुफा के अंदर सोने की व्यवस्था की और बाहर एक स्थायी अग्निस्थान बनाया। उन्होंने द्वीप पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके उपकरण बनाना भी शुरू किया, जैसे फलों को इकट्ठा करने के लिए बर्तन और अन्य आवश्यक औजार। विक्रम द्वीप पर उनका जीवन मुश्किल था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की मदद से और विक्रम के नेतृत्व में स्थिरता प्राप्त की। वे अभी भी घर वापस लौटने की आशा रखते थे, लेकिन तब तक उन्होंने इस द्वीप पर अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का फैसला किया था। अध्याय 9, मॉनसून की तैयारी। मॉनसून की तैयारियां पूरी होते ही विक्रम द्वीप पर ठंडी और बरसाती मौसम शुरू हो गया। हवा जोरदार चलने लगी और आकाश ज्यादातर बादलों से ढका रहता था। विद्यार्थी गुफा के अंदर ही ज्यादातर समय बिताते, बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। गुफा के अंदर वे आग जलाते और साथ मिलकर कहानियां सुनाते। जय की कहानियां हमेशा उन्हें हंसाती और उनका मनोबल ऊंचा रखती। आकाश और रोहन किताबें पढ़ते थे जो वे जहाज से लाए थे। भोजन का संग्रह उन्हें मदद कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें राशन बचाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। कभी कभी जब बारिश रुकती, तब कुछ विद्यार्थी बाहर निकलकर ताजे फल और पानी ले आते, लेकिन वह भी जोखिम भरा था। मॉनसून के एक ठंडे दिन जब गुफा के बाहर बारिश हो रही थी, तब विक्रम और आकाश गुफा के मुहाने के पास बैठे थे, दूर समुद्र में देख रहे थे। अचानक आकाश ने कुछ देखा। विक्रम, देखो! उसने उत्साह से चीखा, एक दिशा में उंगली दिखाते हुए। विक्रम ने ध्यान से देखा। दूर धुंधले आकाश में एक छोटा काला धब्बा दिखा। वह तेजी से बड़ा होता गया और वह एक जहाज था। वह छोटा लेकिन स्पष्ट रूप से एक जहाज था, जो तूफान से बच निकला हो या फिर किसी दिशाहीन तरीके से उनकी तरफ आ रहा हो। यह एक आशा की किरण थी।
उनकी मुश्किल भरी परिस्थिति में यह एक अविश्वसनीय संकेत था। विक्रम ने तुरंत सभी विद्यार्थियों को बुलाया। जहाज जहाज आ रहा है। सभी विद्यार्थी गुफा के मुहाने के पास दौड़ आए। उनकी आंखों में अविश्वास और खुशी थी। क्या यह उनकी राहत थी? क्या वे आखिरकार इस द्वीप से बच निकलेंगे? प्रश्न कई थे, लेकिन आशा की किरण ने उन्हें नई ऊर्जा दे दी थी। अध्याय 10। मॉनसून का आरंभ और आशा की किरण। मॉनसून की तैयारियां पूरी होते ही विक्रम द्वीप पर ठंडी और बरसाती मौसम शुरू हो गया। हवा जोरदार चलने लगी और आकाश ज्यादातर बादलों से ढका रहता था। विद्यार्थी गुफा के अंदर ही ज्यादातर समय बिताते, बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। गुफा के अंदर वे आग जलाते और साथ मिलकर कहानियां सुनाते। जय की कहानियां हमेशा उन्हें हंसाती और उनका मनोबल ऊंचा रखती। आकाश और रोहन किताबें पढ़ते थे जो वे जहाज से लाए थे। भोजन का संग्रह उन्हें मदद कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें राशन बचाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। कभी कभी जब बारिश रुकती, तब कुछ विद्यार्थी बाहर निकलकर ताजे फल और पानी ले आते, लेकिन वह भी जोखिम भरा था। मॉनसून के एक ठंडे दिन जब गुफा के बाहर बारिश हो रही थी, तब विक्रम और आकाश गुफा के मुहाने के पास बैठे थे, दूर समुद्र में देख रहे थे। अचानक आकाश ने कुछ देखा। विक्रम, देखो! उसने उत्साह से चीखा, एक दिशा में उंगली दिखाते हुए। विक्रम ने ध्यान से देखा। दूर धुंधले आकाश में एक छोटा काला धब्बा दिखा। वह तेजी से बड़ा होता गया, और वह एक जहाज था। वह छोटा लेकिन स्पष्ट रूप से एक जहाज था, जो तूफान से बच निकला हो या फिर किसी दिशाहीन तरीके से उनकी तरफ आ रहा हो। यह एक आशा की किरण थी। उनकी मुश्किल भरी परिस्थिति में यह एक अविश्वसनीय संकेत था। विक्रम ने तुरंत सभी विद्यार्थियों को बुलाया। जहाज जहाज आ रहा है। सभी विद्यार्थी गुफा के मुहाने के पास दौड़ आए। उनकी आंखों में अविश्वास और खुशी थी। क्या यह उनकी राहत थी? क्या वे आखिरकार इस द्वीप से बच निकलेंगे? प्रश्न कई थे, लेकिन आशा की किरण ने उन्हें नई ऊर्जा दे दी थी। अध्याय 11। रहस्यमय जहाज। दूर से दिख रहे जहाज को देखकर विद्यार्थियों में एक नई आशा का संचार हुआ। वे सभी गुफा के मुहाने के पास खड़े होकर उसे ध्यान से देख रहे थे। मॉनसून का भयानक बादलों वाला दिन होने के बावजूद वह जहाज उनके लिए सूर्य की किरण समान था। लेकिन जैसे जैसे जहाज नजदीक आता गया, वैसे वैसे उनका उत्साह भय में बदलने लगा। वह कोई सामान्य व्यापारी जहाज नहीं था या यात्री जहाज भी नहीं। वह एक बड़ा भूतिया जहाज जैसा लग रहा था। उसके पाल फटे हुए थे और डेक पर कोई दिख नहीं रहा था। वह किसी नियंत्रण के बिना हवा और लहरों के सहारे धीरे धीरे द्वीप के चट्टानी किनारे की तरफ आ रहा था। विक्रम ने दूरबीन से और ध्यानपूर्वक देखा। जहाज पर कोई झंडा नहीं था, और उसके स्वरूप से लग रहा था कि वह लंबे समय से समुद्र में भटक रहा है। यह कोई डाकुओं का जहाज हो सकता है, आकाश ने चिंता व्यक्त की। रोहन ने सुझाव दिया, हमें छिप जाना चाहिए। अगर वे खतरनाक लोग होंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। विक्रम सहमत हुआ। हाँ, हमें सावधान रहना होगा। किसी भी सूरत में हमें उनके सामने नहीं आना है। जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर नजदीक आता गया। उसकी आवाज समुद्र की लहरों से टकराने की भयानक लग रही थी। विद्यार्थी गुफा के अंदर और गहराई में छिप गए। उनकी सांसें थम गई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह जहाज उनके लिए आशा लाएगा या कोई नया खतरा। उनके अस्तित्व की लड़ाई में एक नया अप्रत्याशित मोड़ आया था। अध्याय 12। डाकुओं का द्वीप पर उतरना। रहस्यमय जहाज धीरे धीरे विक्रम द्वीप के चट्टानी किनारे की तरफ आगे बढ़ा। अंततः वह एक गहरे गड्ढे के पास फंस गया, और उसके विशाल फटे हुए पाल हवा में लहराते रहे। विद्यार्थी गुफा के अंदर से छिपकर देख रहे थे। उनके दिलों में धड़कन तेज थी। थोड़ी ही देर में उन्हें जहाज पर से कुछ मानव आकृतियां दिखी। वे कोई सामान्य नाविक नहीं थे। वे खतरनाक दिख रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके हाथों में हथियार थे। वे डाकू या लुटेरे जैसे लग रहे थे। उनकी भाषा भी अनजान थी, कोई विचित्र उपभाषा जैसी। जहाज पर से 8 से 10 लोग उतरे। उन्होंने किनारे पर अपना सामान उतारना शुरू किया। उनके चेहरों पर थकान और क्रूरता स्पष्ट दिख रही थी। वे द्वीप पर पैर रखते ही शोर करने लगे और आसपास देखने लगे, जैसे कोई चीज खोज रहे हों।
विक्रम ने आकाश को धीरे से कहा, ये लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमें उनसे बचना होगा। आकाश ने जवाब दिया, हमें कोई देखना नहीं चाहिए, वरना वे हमें पकड़ लेंगे। डाकुओं ने द्वीप पर एक छोटा कैंप बनाना शुरू किया। उन्होंने आग जलाई और अपना भोजन पकाना शुरू किया। विद्यार्थी गुफा में गहरे तक छिप गए। उनकी सांसें थम गई थीं। उन्हें नहीं पता था कि ये डाकू यहाँ कितने समय रहेंगे या उनका इरादा क्या था। उनकी सुरक्षित गुफा अब खतरे में थी। द्वीप जो उनका घर बन गया था, अब एक भयानक जगह में बदल गया था। उनका अस्तित्व अब इन डाकुओं से छिपकर जीने की चुनौती थी। अध्याय 13, डाकुओं की गतिविधियां। डाकुओं की द्वीप पर मौजूदगी ने विद्यार्थियों के जीवन में भय और तनाव बढ़ा दिया था। विद्यार्थी गुफा के अंदर से ही उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। डाकू जहाज से सामान उतार रहे थे, जिसमें हथियार, थोड़ी शराब और अन्य लूटा हुआ माल जैसा लग रहा था। वे जोर जोर से बातें करते और हंसते, और उनकी भाषा किसी को समझ नहीं आती थी, लेकिन उनकी क्रूरता स्पष्ट थी। धीरे धीरे विद्यार्थियों को समझ आया कि ये डाकू कोई चीज खोज रहे थे। वे द्वीप के विभिन्न भागों में छोटे समूहों में बांटकर अन्वेषण करते थे। उनकी नजर खासकर द्वीप के पहाड़ी इलाके और गहरे जंगलों की तरफ थी। उन्हें शायद कोई खजाना या गुप्त स्थान की तलाश थी। विक्रम ने विद्यार्थियों को कड़े निर्देश दिए थे। कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सिवाय इसके कि बहुत जरूरी हो, और जब भी बाहर जाएं तब बहुत सावधानी बरतनी और तुरंत वापस लौटना। भोजन और पानी प्राप्त करना अब और ज्यादा जोखिम भरा हो गया था। उन्हें डाकुओं से छिपकर रात के अंधेरे में या जब डाकू दूर हो तभी बाहर जाना पड़ता था। उनके रोजमर्रा के काम, जैसे फल और कंदमूल इकट्ठा करना, अब एक जीवन मरण का खेल बन गए थे। मॉनसून की ठंड, भोजन की कमी और डाकुओं का डर, यह सब उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। वे लंबे समय तक गुफा में छिप नहीं सकते थे, और डाकुओं का द्वीप पर स्थायी निवास उन्हें मुश्किल में डाल सकता था। अध्याय 14, वैज्ञानिक श्रीमान राय का रहस्य। डाकुओं की द्वीप पर मौजूदगी से विद्यार्थी लगातार डर में जी रहे थे। एक दिन गुफा से डाकुओं की गतिविधियों पर नजर रखते समय विक्रम और आकाश ने एक अजीब दृश्य देखा। डाकुओं का एक समूह किनारे पर आया था, और वे जहाज पर से एक बक्सा उतार रहे थे। बक्सा भारी था और उसे उतारने में उन्हें मुश्किल हो रही थी। जब बक्सा नीचे उतारा गया तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसमें कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक वृद्ध व्यक्ति था। यह वृद्ध व्यक्ति, जिसका नाम बाद में वैज्ञानिक श्रीमान राय के रूप में पहचाना गया, वह अपहृत लग रहा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर भय और थकान स्पष्ट दिख रही थी। डाकू उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे उसे किसी गुप्त स्थान या खजाने के बारे में पूछ रहे हों, ऐसा लग रहा था, क्योंकि वे उसे नक्शे दिखा रहे थे और बार बार पहाड़ियों की तरफ इशारा करते थे। वे उसे कुछ खोजने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आकाश ने धीरे से कहा। वैज्ञानिक श्रीमान राय किसी खजाने या रहस्य के जानकार लगते थे, जिसे डाकू जबरदस्ती अपने साथ लाए थे। उनकी मौजूदगी से विद्यार्थियों को एक नई आशा मिली। शायद अगर वे इस वैज्ञानिक की मदद कर सकें तो उन्हें भी द्वीप पर से बचने का कोई रास्ता मिल सकता है। लेकिन वैज्ञानिक श्रीमान राय डाकुओं की कड़ी निगरानी में थे। उन्हें बचाना एक अत्यंत जोखिम भरा कार्य था, जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता थी। विक्रम ने आकाश के साथ मिलकर एक योजना बनाना शुरू किया। उनका भविष्य अब इस रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। अध्याय 15, गुप्त ज्ञान भंडार की खोज। वैज्ञानिक श्रीमान राय की मौजूदगी ने विद्यार्थियों को एक नया उद्देश्य दिया था। विक्रम को लगता था कि अगर वे वैज्ञानिक की मदद कर सकें तो वे डाकुओं से भी छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वैज्ञानिक श्रीमान राय कौन सा खजाना खोज रहे थे। विद्यार्थी डाकुओं की गतिविधियों पर और ध्यानपूर्वक नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि डाकू वैज्ञानिक श्रीमान राय को द्वीप के पहाड़ी इलाके की तरफ ले जाते थे, खासकर पूर्व दिशा की तरफ, जहां गुफाएं और चट्टानी क्षेत्र था। वे वैज्ञानिक को दबाव डालते थे, और वैज्ञानिक अनिच्छा से उन्हें मार्गदर्शन देते हुए लग रहे थे। एक दिन जब डाकू द्वीप के दूसरे भाग में व्यस्त थे, तब विक्रम ने आकाश और रोहन के साथ पहाड़ी इलाके का अन्वेषण करने का फैसला किया। उन्होंने वैज्ञानिक श्रीमान राय और डाकुओं जिन रास्तों का उपयोग करते थे
उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहे थे। पहाड़ी इलाके में उन्हें कुछ अस्पष्ट निशान और पत्थरों के ढेर मिले जो सामान्य नहीं थे। आकाश ने कहा, यह कोई प्राकृतिक निशान नहीं है, किसी ने यहाँ कुछ खोजने का प्रयास किया है। वे और गहराई में गए और अंततः उन्हें एक छुपा हुआ प्रवेश द्वार मिला। वह चट्टानों और लताओं से ढका हुआ था, जिससे उसे खोजना लगभग असंभव था। यह प्रवेश द्वार एक गुप्त ज्ञान भंडार या खजाने की तरफ ले जाता हुआ लग रहा था। इस खोज से वे उत्साहित हुए, लेकिन उन्हें पता था कि यह बहुत जोखिम भरा था। अगर डाकुओं को पता चल जाए कि वे भी इस रहस्यमय स्थान के बारे में जानते हैं, तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। उनका अगला चैलेंज था कि डाकुओं से पहले इस गुप्त स्थान तक पहुंचना और वैज्ञानिक श्रीमान राय की मदद करना। अध्याय 16। गुप्त प्रवेश द्वार का भेद। विद्यार्थियों को जो गुप्त प्रवेश द्वार मिला था, वह चट्टानों और लताओं से ढका हुआ था। वह स्पष्ट रूप से कोई प्राकृतिक गुफा नहीं थी, बल्कि मानव निर्मित लग रही थी, जो किसी पुरानी सभ्यता के अवशेषों जैसी थी। विक्रम ने उसे खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह मजबूती से बंद था। गुप्त प्रवेश द्वार पर कुछ अस्पष्ट प्राचीन चित्र और प्रतीक उकेरे गए थे। प्रोफेसर व्यास, अगर वे यहाँ होते, के लिए यह एक उत्कृष्ट अध्ययन का विषय होता। आकाश अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इन प्रतीकों को समझने का प्रयास कर रहा था। उसे लगा कि यह कोई पहेली या गुत्थी का हिस्सा है, जिसे सुलझाने से ही प्रवेश द्वार खुल सकता है। इस बीच डाकू और वैज्ञानिक श्रीमान राय भी आसपास के इलाके में ही घूम रहे थे। विद्यार्थियों ने गुप्त प्रवेश द्वार से दूर रहकर डाकुओं की गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने देखा कि डाकू भी इस प्रवेश द्वार के नजदीक आते थे, लेकिन उन्हें वह खोज नहीं पाए थे, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से छुपा हुआ था। एक शाम जब डाकू अपने कैंप पर वापस लौटे, तब विक्रम ने आकाश के साथ मिलकर गुप्त प्रवेश द्वार पर वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने टॉर्च और कुछ उपकरण लिए। आकाश ने प्रतीकों पर ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसे एक खास प्रतीक दिखा जो सूर्य और चंद्रमा के संयोजन जैसा लग रहा था। यह कोई समय से संबंधित पहेली है, आकाश ने कहा। शायद यह निश्चित समय पर ही खुल सकती है। वे सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश के परछाई का निरीक्षण करते रहे। अगले दिन सुबह जब सूर्य की किरणें एक निश्चित कोण पर प्रवेश द्वार पर पड़ी, तब आकाश ने एक खास पत्थर को स्पर्श किया। अचानक एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ गुप्त प्रवेश द्वार धीरे धीरे अंदर की तरफ खुलने लगा, एक अंधेरे मार्ग को प्रकट करता हुआ। अध्याय 17। अंदर का डर। गुप्त प्रवेश द्वार खुलते ही एक ठंडी और नम हवा बाहर आई। अंदर का मार्ग अंधेरा और रहस्यमय लग रहा था, जिसमें अनजान के भय और अन्वेषण के उत्साह दोनों थे। विक्रम ने आकाश, रोहन और दीपक को अंदर जाने के लिए तैयार किया। छोटे विद्यार्थियों को गुफा में ही सुरक्षित रहने का निर्देश दिया गया। उन्होंने हाथों में टॉर्च और कुछ प्राथमिक उपकरण लिए। विक्रम ने सबको बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने को कहा। किसी भी चीज को छूने से पहले ध्यान दे, उसने चेतावनी दी। अंदर का मार्ग एक संकरी सुरंग जैसा था, जो धीरे धीरे नीचे उतरता था। दीवारें गीली थीं और कुछ जगहों पर पानी टपक रहा था। टॉर्च का प्रकाश गुप्त चित्रों और प्रतीकों को प्रकट करता था, जो प्राचीन समय के किसी अनजान लोगों द्वारा बनाए गए हों, ऐसा लग रहा था। जैसे जैसे वे अंदर गए, वैसे वैसे उन्हें कुछ विचित्र आवाजें सुनाई देने लगीं, पानी की बूंदों का टपकना और कभी कभी किसी अनजान जीव का सरसराहट। यह सब उन्हें और ज्यादा भयभीत कर रहा था। अचानक मार्ग एक विशाल अंधेरी गुफा में खुला। गुफा में कोई प्रकाश नहीं था और टॉर्च का प्रकाश भी उसकी विशालता को पूरी तरह से दर्शा नहीं पा रहा था। गुफा के अंदर उन्हें कुछ विशाल विचित्र चट्टानों के आकार दिखे, जो किसी जानवर के अवशेषों जैसे लग रहे थे। और फिर उन्हें एक विचित्र गंध आई, एक तीव्र अप्रिय गंध, जैसे कोई जीवित चीज नजदीक हो। दीपक ने घबराकर कहा, यहाँ कोई है, मुझे लगता है कि यह कोई बड़ा जानवर है। विक्रम ने तुरंत सबको रुकने का आदेश दिया। उसने टॉर्च को गुफा की गहराई में घुमाया। उसके प्रकाश में उन्हें एक बड़ा काला छाया हिलता दिखा। वह कोई बड़ा अनजान जीव था। विद्यार्थी भयभीत हो गए थे। वे अब डाकुओं से भी बड़े खतरे का सामना कर रहे थे। अध्याय 18। गुफा के अजगरों का सामना।
गुफा के अंदर के बड़े अनजान जीव को देखकर विद्यार्थी भयभीत हो गए थे। विक्रम ने टॉर्च का प्रकाश उस पर स्थिर किया और जो दृश्य दिखा वह उनके खून को जमा देने वाला था। वह कोई सामान्य जानवर नहीं था। वह एक विशाल काला अजगर था जो गुफा की नम दीवार पर से सरक रहा था। उसके शरीर पर घने शल्क थे और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह एक ही अजगर नहीं था। उसके आसपास गुफा के छिपे हुए भागों में अन्य अजगर भी थे जो धीरे धीरे हरकत कर रहे थे। अजगर! दीपक घबराकर चीखा। विक्रम ने जल्दी से सोचा। उनके पास अजगरों का सामना करने के लिए कोई हथियार नहीं थे। उन्हें भागना होगा। पीछे हटो, जल्दी! उसने चिल्लाया। लेकिन अजगरों ने उनकी हलचल नोट कर ली थी। एक बड़ा अजगर उनकी तरफ आगे बढ़ा। उसका विशाल मुंह खोलकर फुफकार रहा था। आकाश अपनी बुद्धि का उपयोग करके जल्दी से गुफा के प्रवेश द्वार की तरफ दौड़ा। रोहन और दीपक घबरा गए थे, लेकिन विक्रम ने उन्हें खींचकर पीछे भागना शुरू किया। अजगर उनकी पीछे तेजी से सरक रहा था। गुफा के अंदर उनका पीछा हो रहा था। जब वे गुप्त प्रवेश द्वार के नजदीक पहुंचे, तब अजगरों में से एक ने उनका रास्ता अवरुद्ध करने का प्रयास किया। विक्रम ने हिम्मत करके अपने हाथ में रखी टॉर्च को अजगर की तरफ फेंका। टॉर्च अजगर के शल्क से टकराई और आग की छोटी ज्वाला उत्पन्न की, जिससे अजगर थोड़ा डर गया और पीछे हटा। इससे उन्हें बच निकलने का समय मिला। वे तेजी से गुप्त प्रवेश द्वार से बाहर निकल गए और उसे पीछे से बंद करने का प्रयास किया ताकि अजगर बाहर ना आ सके। थके हुए और भयभीत वे गुफा के बाहर पत्थरों पर ठह गए। इस गुफा में कोई खजाना नहीं था, केवल अजगरों का डर था। अध्याय 19। वैज्ञानिक श्रीमान राय को बचाने का प्रयास। अजगरों से बचकर बाहर आने के बाद विद्यार्थी भयभीत लेकिन राहत महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ आया कि गुप्त प्रवेश द्वार वाला स्थान डाकुओं के लिए भी खतरनाक था। विक्रम ने तुरंत वैज्ञानिक श्रीमान राय को याद किया। हमें उन्हें बचाना होगा। अगर डाकू उन्हें उस गुफा में ले जाएंगे तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी, उसने कहा। विद्यार्थियों ने डाकुओं के कैंप पर फिर से नजर रखना शुरू किया। उन्हें वैज्ञानिक श्रीमान राय के प्रति सहानुभूति थी और उन्हें पता था कि वैज्ञानिक ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उन्हें इस द्वीप पर से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते थे। एक दिन जब डाकू भोजन लेने के लिए कैंप छोड़कर गए, तब विक्रम ने आकाश, रोहन और दीपक के साथ मिलकर वैज्ञानिक श्रीमान राय को बचाने की योजना बनाई। वैज्ञानिक श्रीमान राय को एक झोपड़ी में बांधकर रखा गया था, जो डाकुओं के कैंप के नजदीक थी। उन्होंने छिपकर झोपड़ी के नजदीक पहुंचे। विक्रम ने वैज्ञानिक श्रीमान राय को धीरे से बुलाया। वैज्ञानिक श्रीमान राय, जो थके हुए और निराश लग रहे थे, वे विद्यार्थियों को देखकर आश्चर्यचकित हुए। हम आपको मदद करने आए हैं, विक्रम ने धीरे से कहा। आपको यहां से बाहर निकालने में मदद करेंगे। वैज्ञानिक श्रीमान राय, उनकी आंखों में एक चमक आई। उन्होंने विद्यार्थियों को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने साथ मिलकर झोपड़ी के दरवाजे को धीरे से खोलने का प्रयास किया। वे बहुत सावधानी रख रहे थे ताकि कोई आवाज ना हो, लेकिन अचानक डाकुओं में से एक वापस लौटा। उसने विद्यार्थियों को झोपड़ी के नजदीक देखा। उसने तुरंत चिल्लाया, पकड़ो इन्हें, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज सुनकर अन्य डाकू भी कैंप की तरफ दौड़ आए। विद्यार्थी पकड़े गए थे। वैज्ञानिक श्रीमान राय निराश हो गए और विद्यार्थी अब एक नई और बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। डाकुओं के हाथ लग जाना उनके सबसे बड़े डरों में से एक था। अध्याय 20। डाकुओं के हाथ पकड़े गए। डाकू की चीख सुनकर कैंप में मौजूद सभी डाकू झोपड़ी की तरफ दौड़ आए। विद्यार्थी, जो वैज्ञानिक श्रीमान राय को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वे जल्दी से पकड़े गए। डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। उनके हाथों में हथियार थे। विक्रम, आकाश, रोहन, दीपक और अन्य सभी विद्यार्थियों को डाकुओं ने पकड़ लिया। उन्हें वैज्ञानिक श्रीमान राय की बगल में बांध दिया गया। डाकुओं के चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। उनका सरदार, एक विशाल और भयानक दिखने वाला आदमी, विद्यार्थियों के सामने आया। उसने अपनी अनजान भाषा में कुछ कहा और उसके शब्द गुस्से और धमकी से भरे हुए थे। वह विद्यार्थियों को द्वीप पर देखकर आश्चर्यचकित और गुस्सा हुआ था। उसे लगता था कि ये विद्यार्थी उनके रहस्यों पर नजर रख रहे थे। वैज्ञानिक श्रीमान राय ने विद्यार्थियों की तरफ दया भरी नजरों से देखा। उन्हें पता था कि अब उनका भविष्य क्या होगा। डाकुओं ने विद्यार्थियों के मुंह पर भी पट्टी बांध दी ताकि वे चीख न सकें। रात हो रही थी और डाकुओं ने आग जलाई।
वे विद्यार्थी और वैज्ञानिक श्रीमान राय के आसपास बैठे थे, जैसे उन्होंने कोई शिकार पकड़ा हो। विद्यार्थी एक दूसरे की बगल में बंधे हुए थे, ठंड और डर से कांप रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि डाकू उनके साथ क्या करेंगे। क्या वे उन्हें मार डालेंगे या उन्हें गुलाम बनाएंगे? उनकी 2 साल की छुट्टियां अब एक भयानक दुस्वप्न में बदल गई थीं। वे द्वीप पर अकेले नहीं थे और डाकुओं की पकड़ से बच निकलना अब लगभग असंभव लग रहा था। उनके पास केवल एक दूसरे की कंपनी और आशा थी, जो अब बहुत पतली डोर पर लटकी हुई थी। अध्याय 21। डाकुओं का अत्याचार। विद्यार्थी डाकुओं के हाथ पकड़े जाने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। डाकुओं ने उन्हें वैज्ञानिक श्रीमान राय के साथ एक अलग छोटी गुफा में कैद कर दिया। यह गुफा अंधेरी और नम थी और उन्हें भोजन और पानी भी बहुत कम दिया जाता था। डाकू, खासकर उनका सरदार, विद्यार्थियों पर गुस्सा था। वे जानना चाहते थे कि विद्यार्थी द्वीप पर क्या कर रहे थे और वे गुप्त स्थान के बारे में कितना जानते थे। हालांकि विद्यार्थियों ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि डाकू क्या खोज रहे थे। वैज्ञानिक श्रीमान राय, जो खुद भी बंदी थे, उन्होंने विद्यार्थियों को हिम्मत देने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें धीरे धीरे समझाया कि डाकू एक पुराने खजाने की तलाश में थे, जो इस द्वीप पर कहीं छिपा हुआ था। इस खजाने का नक्शा उनके पास था, लेकिन वह अधूरा था और उन्हें वैज्ञानिक की मदद चाहिए थी, क्योंकि उन्हें इस द्वीप के बारे में अतीत में थोड़ा ज्ञान था। डाकू वैज्ञानिक श्रीमान राय को बार बार यातना देते और उन्हें गुप्त स्थान बताने के लिए दबाव डालते। वैज्ञानिक अस्वस्थ थे, लेकिन उन्होंने डाकुओं को पूरी जानकारी नहीं दी थी। उन्हें पता था कि अगर डाकुओं को खजाना मिल गया तो उनका और विद्यार्थियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इस बीच विक्रम और आकाश गुफा से भागने की योजना बनाने लगे। उन्हें पता था कि अगर वे यहाँ और ज्यादा समय रहेंगे तो उनका जीवन और मुश्किल हो जाएगा। डाकुओं का अत्याचार हर दिन बढ़ रहा था और उन्हें किसी भी कीमत पर भागना था। अध्याय 22। भागने की योजना। डाकुओं के अत्याचार के तहत विक्रम और आकाश ने गुफा से भागने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने वैज्ञानिक श्रीमान राय को भी इस योजना में शामिल किया। योजना ऐसी थी, डाकू हर रात चौकी करते थे, लेकिन कुछ समय पर उनकी चौकी ढीली पड़ जाती थी। विद्यार्थियों ने गुफा के अंदर से एक कमजोर बिंदु ढूंढ लिया। उन्हें गुफा की पिछली दीवार में एक छोटी दरार मिली, जो बाहर की तरफ जाती हुई लग रही थी। विक्रम ने कहा, हमें इस दरार को बड़ा करना होगा, लेकिन आवाज नहीं होनी चाहिए। रात के समय जब डाकू सो रहे थे या अपवास कर रहे थे, तब विक्रम, आकाश और रोहन धीरे धीरे दरार पर काम करते। उन्होंने छोटे पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग करके दरार को धीरे धीरे बड़ा करना शुरू किया। यह काम बहुत धीमा और थकाऊ था, क्योंकि उन्हें बिना कोई आवाज किए काम करना पड़ता था। वैज्ञानिक श्रीमान राय ने उन्हें मदद की, खासकर जब डाकू करीब हों तब उन्हें चेतावनी देकर। छोटे विद्यार्थी जैसे जय भी धीरे धीरे मिट्टी और कंकड़ हटाने में मदद करते। कुछ दिनों की गुप्त और कड़ी मेहनत के बाद दरार इतनी बड़ी हो गई कि एक बच्चा उसमें से गुजर सके। अब उनकी अगली चुनौती थी कि कब और कैसे भागना है। उन्हें डाकुओं की गतिविधियों और द्वीप के वातावरण को ध्यान में रखते हुए सही समय का इंतजार करना होगा। उनकी भागने की योजना अब वास्तविकता बन रही थी। अध्याय 23। भागने का प्रयास। विद्यार्थियों और वैज्ञानिक श्रीमान राय की भागने की योजना तैयार थी। उन्होंने रात के समय भागने का फैसला किया, जब डाकू गहरी नींद में हो और चंद्रमा का प्रकाश कम हो। एक रात जब बारिश हो रही थी और हवा जोरदार चल रही थी, तब विक्रम ने संकेत दिया। उन्होंने धीरे धीरे दरार में से गुजरना शुरू किया। सबसे पहले जय जैसे छोटे विद्यार्थियों को बाहर भेजा गया, क्योंकि वे संकरी जगह में से आसानी से गुजर सकते थे। फिर रोहन और दीपक गुजरे। आखिर में विक्रम, आकाश और वैज्ञानिक श्रीमान राय गुजरे। वैज्ञानिक वृद्ध होने के कारण उन्हें गुजरने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन विद्यार्थियों ने उनकी मदद की। एक बार बाहर निकल जाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे और चुपचाप जंगल की तरफ सरकना शुरू किया। बारिश और हवा की आवाज उनके कदमों की आवाज को ढक देती थी, जो उनके लिए फायदेमंद था। लेकिन जब वे जंगल के अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे, तब डाकुओं में से एक, जो चौकी पर था, उसने कुछ आवाज सुनी। उसे शक हुआ और उसने गुफा की तरफ देखा।
उसे पता चला कि गुफा से कोई भाग गया था। उसने तुरंत चिल्लाया, कैदी भाग गए, उन्हें पकड़ो। डाकू जाग गए और बंदूकें लेकर उनका पीछा करने लगे। विद्यार्थी और वैज्ञानिक श्रीमान राय भयभीत हो गए। उन्हें तेजी से दौड़ना पड़ा। जंगल अंधेरा था और रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन उन्हें भागना ही पड़ा। उनके भागने का प्रयास सफल नहीं हुआ था और वे फिर से डाकुओं के पीछा में थे, लेकिन इस बार वे स्वतंत्र थे। डाकुओं की पकड़ से बाहर निकल गए थे। अध्याय 24। घायल वैज्ञानिक श्रीमान राय। डाकुओं का पीछा उनके पीछे था और विद्यार्थी तथा वैज्ञानिक श्रीमान राय जंगल के अंधेरे में भाग रहे थे। बारिश और हवा उन्हें और मुश्किल बना रही थी। डाकुओं के शोर और बंदूक की आवाजें उन्हें और भयभीत कर रही थी। जब वे एक घनी झाड़ी में से गुजर रहे थे, तब अचानक वैज्ञानिक श्रीमान राय लड़खड़ाए और नीचे गिर पड़े। विक्रम और आकाश तुरंत उनके पास पहुंचे। वैज्ञानिक श्रीमान राय ने दर्द में आह भरी। मेरे पैर में चोट लगी है, उन्होंने धीरे से कहा। मैं चल नहीं पाऊंगा। डाकू करीब आ रहे थे। उनके पास वैज्ञानिक श्रीमान राय को छोड़ देने का विकल्प नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें इस द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता वैज्ञानिक ही बता सकते थे। लेकिन उन्हें लेकर आगे बढ़ना भी मुश्किल था। विक्रम ने तुरंत निर्णय लिया। हमें उन्हें उठाकर ले जाना होगा। उसने रोहन और दीपक को मदद करने के लिए कहा। रोहन, जो मजबूत था, और दीपक ने वैज्ञानिक श्रीमान राय को उठाकर चलना शुरू किया। यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि जंगल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और बारिश से फिसलन भरा हो गया था। डाकुओं की आवाजें करीब आ रही थीं। जैसे ही उन्हें लगा कि वे पकड़े जाएंगे, तब आकाश ने एक विचार सुझाया। वह गुफा जो हमने अजगरों वाली देखी थी, वहां चलते हैं। वह खतरनाक था, लेकिन वह एकमात्र ऐसी जगह थी जहां डाकू शायद उन्हें ढूंढ न सके। विक्रम सहमत हुआ। हाँ, जल्दी, अजगरों से सावधान रहना। उन्होंने वैज्ञानिक श्रीमान राय को लेकर अजगरों वाली गुफा की तरफ भागना शुरू किया। यह एक जानलेवा निर्णय हो सकता था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अध्याय 25। अजगरों की गुफा में फिर से वैज्ञानिक श्रीमान राय को उठाकर विद्यार्थी अजगरों वाली गुफा की तरफ दौड़ रहे थे। डाकुओं का पीछा उनके पीछे था और उनकी आवाजें स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही वे तेजी से अंदर दाखिल हुए। आकाश ने तुरंत गुफा के मुहाने से पत्थरों और लताओं का उपयोग करके प्रवेश द्वार को छिपाने की कोशिश की, ताकि डाकू उन्हें ढूंढ न सके। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें फिर से वही भयानक गंध और अजगरों की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। अंधेरे में उनकी टॉर्च का प्रकाश चालू किया और उन्हें दिखाई दिया कि अजगर गुफा की गहराई में थे और वे उनकी उपस्थिति से असहज हुए हों, ऐसा लग रहा था। शांत रहो, विक्रम ने धीरे से कहा। हमें अजगरों को उकसाना नहीं है। वैज्ञानिक श्रीमान राय दर्द में थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी। यहाँ एक छिपा हुआ रास्ता है, उन्होंने धीरे से कहा। यह गुफा पहाड़ की दूसरी तरफ जाती है, जहां खजाना है। विद्यार्थी आश्चर्यचकित हुए। यह गुफा सिर्फ खतरनाक जानवरों का घर नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी मार्ग भी थी। वैज्ञानिक श्रीमान राय ने उन्हें एक संकरा मार्ग दिखाया, जो गुफा की दीवार में से गुजरता था। यह मार्ग अजगरों जहां थे, उससे दूर था। उन्होंने वैज्ञानिक श्रीमान राय को लेकर उस संकरे मार्ग में प्रवेश किया। अजगरों की नजर से दूर वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बाहर डाकू गुफा के प्रवेश द्वार के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें विद्यार्थी और वैज्ञानिक श्रीमान राय नहीं मिले। गुफा ने उन्हें डाकुओं से बचा लिया था, लेकिन अब उन्हें अजगरों और द्वीप के रहस्यों का सामना करना पड़ा। अध्याय 26। खजाने का रहस्य। अजगरों की गुफा के संकरे मार्ग में से गुजरने के बाद विद्यार्थी और वैज्ञानिक श्रीमान राय एक नई छोटी गुफा में पहुंचे। यह गुफा अजगरों वाली गुफा से ज्यादा सुरक्षित थी। वैज्ञानिक श्रीमान राय ने थकी हुई आवाज में कहा, यह मार्ग मुझे याद है। यह वह मार्ग है जो खजाने तक पहुंचाता है। विद्यार्थी उत्साहित हुए। कौन सा खजाना वैज्ञानिक? विक्रम ने पूछा। वैज्ञानिक श्रीमान राय ने समझाया कि वह वास्तव में कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था, वह एक ज्ञान का खजाना था। इस द्वीप पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष थे, जिन्होंने एक गुप्त संग्रह स्थान बनाया था, जिसमें उनकी वैज्ञानिक खोजें और दुर्लभ पुस्तकें संग्रहित थीं। हूँ,
वैज्ञानिक श्रीमान राय ने कहा। डाकुओं को लगता था कि मैं उन्हें सोना दूंगा, लेकिन मैं इस ज्ञान को गलत हाथों में जाने नहीं देना चाहता था। उन्होंने समझाया कि वह गुप्त संग्रह स्थान पहाड़ की दूसरी तरफ था और अजगरों वाली गुफा में से गुजरना ही एकमात्र सुरक्षित मार्ग था। डाकू वैज्ञानिक श्रीमान राय को उस संग्रह स्थान तक ले जाने के लिए दबाव डाल रहे थे। वैज्ञानिक श्रीमान राय ने कहा, डाकू सिर्फ खजाना ही नहीं, बल्कि इस द्वीप से भागने के लिए एक गुप्त रास्ता भी खोज रहे हैं जो शायद इस संग्रह स्थान में ही है। यह जानकारी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब उनका उद्देश्य स्पष्ट था। वैज्ञानिक श्रीमान राय को गुप्त संग्रह स्थान तक पहुंचाना, उस ज्ञान को सुरक्षित रखना और फिर द्वीप से भागने का रास्ता खोजना। डाकू अभी भी बाहर उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य था। अध्याय 27। ज्ञान का संग्रह स्थान। वैज्ञानिक श्रीमान राय के मार्गदर्शन में विद्यार्थी एक संकरे मार्ग में से गुजरे, जो उन्हें पहाड़ के अंदर और गहराई में ले गया। आखिरकार वे एक विशाल अंधेरी गुफा में पहुंचे। वैज्ञानिक श्रीमान राय ने अपनी टॉर्च चालू की और जो दृश्य दिखाई दिया वह अद्भुत था। यह कोई सामान्य गुफा नहीं थी। यह एक ज्ञान का संग्रह स्थान था जो प्राचीन समय के लोगों द्वारा बनाया गया था। गुफा की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां और प्रतीक थे। गुफा के अंदर उन्हें पत्थर की अलमारियों पर सजे हुए हजारों ताड़पत्रों, मिट्टी की कोलियों और दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह मिला। यह वह खजाना है, वैज्ञानिक श्रीमान राय ने भावुक होकर कहा। मानव जाति का ज्ञान यहाँ संग्रहित है। आकाश, जो पुस्तकों का शौकीन था, वह उत्साहित हुआ। उसने कुछ ताड़पत्रों को ध्यान से देखा, लेकिन उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। संग्रह स्थान के बीच में एक बड़ा गोल पत्थर का मेज था और उस पर कुछ विचित्र यंत्र रखे गए थे। वैज्ञानिक श्रीमान राय ने समझाया कि इन प्राचीन लोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत प्रगति की थी और ये यंत्र उनकी खोजों के नमूने थे। उन्हें वहां से एक पुराना नक्शा भी मिला जो इस द्वीप के गुप्त मार्गों और बाहर निकलने के रास्तों को दर्शाता था। इस नक्शे पर एक गुप्त सुरंग का मार्ग भी था जो द्वीप के दूसरी तरफ समुद्र की ओर जाता था। हम अब बाहर निकल सकेंगे, विक्रम ने उत्साह से कहा। वैज्ञानिक श्रीमान राय ने उन्हें चेतावनी दी। डाकू अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें इस नक्शे का उपयोग करके तेजी से और गुप्त रूप से बाहर निकलना होगा। ज्ञान का संग्रह स्थान उन्हें केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि आशा का नया मार्ग भी प्रदान कर रहा था। अध्याय 28। गुप्त सुरंग का मार्ग। ज्ञान के संग्रह स्थान से मिले नक्शे ने विद्यार्थियों और वैज्ञानिक श्रीमान राय को द्वीप से भागने का गुप्त मार्ग दिखाया। यह एक लंबी भूमिगत सुरंग थी जो पहाड़ के अंदर से होकर द्वीप की दूसरी तरफ समुद्र की ओर जाती थी। यह सुरंग हमें डाकुओं से बचा लेगी, वैज्ञानिक श्रीमान राय ने कहा, लेकिन यह लंबी और अंधेरी है। उन्होंने तुरंत सुरंग में प्रवेश करने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ थोड़ा भोजन, पानी और टॉर्च ली। ज्ञान के संग्रह स्थान को सुरक्षित रूप से बंद कर दिया गया ताकि डाकू उसे ढूंढ न सके। सुरंग संकरी थी और धीरे धीरे नीचे उतरती थी। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। टॉर्च का प्रकाश उन्हें रास्ता दिखाता था, लेकिन अंधकार भयावह लग रहा था। बीच बीच में उन्हें भूमिगत नदियों की आवाज सुनाई देती थी जो उन्हें और भयभीत करती थी। विक्रम और आकाश ने आगे से मार्गदर्शन किया, जबकि रोहन और दीपक वैज्ञानिक श्रीमान राय की मदद करते थे, जो अभी भी पैर की चोट से पीड़ित थे। छोटे विद्यार्थी भी हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहे थे। सुरंग में कुछ जगहों पर संकरे गड्ढे और फिसलन भरे पत्थर थे, जिनसे गुजरना मुश्किल था। उन्हें लग रहा था कि यह सुरंग कभी खत्म नहीं होगी। थकान और भूख उन्हें सता रही थी, लेकिन उन्हें पता था कि बाहर निकलना ही उनका एकमात्र उपाय है। कई घंटों की यात्रा के बाद उन्हें दूर से एक धुंधला प्रकाश दिखाई दिया। वह आशा का प्रकाश था। सुरंग बहुत खत्म हो रही थी। वे जानते थे कि यह सुरंग उन्हें समुद्र की ओर ले जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या इंतजार कर रहा था। अध्याय 29। समुद्र तट पर। लंबी और थकाऊ भूमिगत सुरंग में से गुजरने के बाद विद्यार्थी और वैज्ञानिक श्रीमान राय आखिरकार बाहर निकले। वे एक संकरी गुफा के मुहाने से बाहर निकले जो सीधे समुद्र तट पर खुलता था। ताजी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा और उन्होंने गहरी सांस ली। उनके सामने विशाल समुद्र फैला हुआ था
और सूर्य क्षितिज पर उग रहा था। आकाश में सुंदर रंग बिखेर रहा था। वे द्वीप के दूसरी तरफ पहुंच गए थे, डाकुओं से दूर, जहां उनकी नवचेतन नाव फंसी हुई थी, उसके विपरीत दिशा में। हम सफल हुए, विक्रम ने राहत की सांस लेकर कहा। वैज्ञानिक श्रीमान राय थके हुए होने के बावजूद मुस्कुराए। हाँ विद्यार्थियों, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। समुद्र तट शांत था और वहां कोई मानवीय गतिविधि के निशान नहीं थे। उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, कम से कम डाकुओं से तो। लेकिन उनके पास अभी भी कोई जहाज नहीं था। उनकी नवचेतन नाव द्वीप के दूसरी तरफ थी और वह भी क्षतिग्रस्त थी। उन्हें घर वापस लौटने का रास्ता खोजना होगा। वैज्ञानिक श्रीमान राय ने नक्शे पर ध्यान से देखा। यह तट हमारे लिए अच्छा है, वैज्ञानिक श्रीमान राय ने कहा। यहां से हम सिग्नल दे सकते हैं और शायद कोई जहाज गुजरे। उन्होंने तट पर एक अस्थायी आश्रय बनाना शुरू किया। उनके भोजन और पानी की आपूर्ति कम थी, लेकिन अब वे सुरक्षित थे। समुद्र तट पर सुबह का शांत नजारा उन्हें नई आशा और हिम्मत दे रहा था। आशा थी कि उनकी मुक्ति करीब थी। अध्याय 30। अनजान जहाज का झंडा। समुद्र तट पर सुरक्षित पहुंचने के बाद विद्यार्थी और वैज्ञानिक श्रीमान राय इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हर दिन सुबह और शाम को दूरबीन से समुद्र में नजर रखी, किसी गुजरते जहाज का इंतजार करते। कुछ दिन बीत गए। उनके भोजन और पानी की आपूर्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। विद्यार्थी निराश होने लगे थे, लेकिन वैज्ञानिक श्रीमान राय उन्हें हिम्मत देते थे। एक दोपहर जब आशा लगभग छोड़ दी गई थी, तब दूर क्षितिज पर एक धुंधला धब्बा दिखाई दिया। वह तेजी से बड़ा होता गया और वह एक जहाज था। जहाज! विक्रम ने उत्साह से चिल्लाया। हमें सिग्नल देना होगा। सभी विद्यार्थी तट पर दौड़ पड़े और कपड़े हिलाकर और चिल्लाकर जहाज का ध्यान खींचने की कोशिश करने लगे। वैज्ञानिक श्रीमान राय ने उन्हें आग जलाकर धुआं करने के लिए कहा, ताकि जहाज उन्हें देख सके। जहाज धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा। जब वह पर्याप्त करीब आया, तब उन्हें जहाज पर का झंडा दिखाई दिया। वह किसी भारतीय झंडा नहीं था, वह एक विचित्र अनजान झंडा था। और जहाज के डेक पर उन्हें कुछ अनजान लोग दिखाई दिए, जो सामान्य नाविकों जैसे नहीं लग रहे थे। उनके चेहरों पर क्रूरता थी। विक्रम को कुछ अजीब लगा। ये किसका जहाज है? उसने आकाश से पूछा। वैज्ञानिक श्रीमान राय का चेहरा निराशा से भर गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह तो डाकुओं का जहाज है। यह कालिया ठाकुर नामक डाकू का जहाज है। विद्यार्थी स्तब्ध रह गए। वे डाकुओं से बचकर यहां तक पहुंचे थे और अब वही डाकुओं का जहाज उनके सामने था। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। उनका पीछा अभी भी जारी था और उनकी आशा फिर से भय में बदल गई थी। अध्याय 31। डाकुओं की पकड़ में फिर से। कालिया ठाकुर के जहाज को देखकर विद्यार्थी और वैज्ञानिक श्रीमान राय समझ गए कि वे फिर से खतरे में पड़ गए हैं। उन्होंने तेजी से तट से दूर जंगल में छिपने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज तट के करीब आया और डाकू, जो अब कालिया ठाकुर के आदेश के तहत थे, वे छोटी नावों में तट पर उतरे। उन्होंने तुरंत विद्यार्थी और वैज्ञानिक श्रीमान राय को घेर लिया। कालिया ठाकुर, एक लंबा और भयानक दिखने वाला आदमी, वैज्ञानिक श्रीमान राय के पास आया। आखिरकार तुम्हें ढूंढ निकाला वैज्ञानिक, उसने क्रूरता से कहा। तुम्हें लगता था कि तुम मुझसे बच जाओगे? वैज्ञानिक श्रीमान राय और विद्यार्थियों को फिर से पकड़ लिया गया। उन्हें हाथ बांधकर जहाज की तरफ ले जाया गया। डाकू विद्यार्थियों पर गुस्सा थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक को भागने में मदद की थी। जहाज पर उन्हें एक छोटे अंधेरे केबिन में कैद कर दिया गया। केबिन गंदी थी और उसमें चूहे घूम रहे थे। वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन उन्होंने विद्यार्थियों को हिम्मत रखने के लिए कहा। डरो मत, उन्होंने धीरे से कहा। हम अभी भी आशा नहीं खो सकते। डाकुओं ने वैज्ञानिक श्रीमान राय को खजाना ढूंढने में मदद करने के लिए और दबाव डालना शुरू किया। उन्हें नहीं पता था कि वैज्ञानिक जिस खजाने की बात करते थे, वह सोना नहीं था, बल्कि ज्ञान था। कालिया ठाकुर को लगता था कि वैज्ञानिक उसे धोखा दे रहे थे। विक्रम और आकाश फिर से भागने की योजना बनाने लगे, लेकिन इस बार यह और मुश्किल था, क्योंकि वे समुद्र के बीच एक जहाज पर थे। उनके सामने एक नई और बड़ी चुनौती थी। अध्याय 32। जहाज पर का जीवन। डाकुओं के जहाज पर विद्यार्थी और वैज्ञानिक श्रीमान राय का जीवन बहुत मुश्किल था। उन्हें बहुत कम भोजन और पानी दिया जाता
और उन्हें बार बार डाकुओं द्वारा धमकाया जाता। वैज्ञानिक श्रीमान राय को बार बार कालिया ठाकुर द्वारा पूछताछ के लिए बाहर ले जाया जाता। कालिया ठाकुर उन्हें द्वीप पर के गुप्त खजाने का स्थान बताने के लिए दबाव डालता था। वैज्ञानिक अपने तरीके से डाकुओं को धोखा देने की कोशिश करते थे, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते थे ताकि वे ज्ञान के संग्रह स्थान तक पहुंच न सकें। इस बीच विद्यार्थियों ने केबिन में ही रहकर अपनी जान को सुरक्षित रखने की कोशिश की। विक्रम ने सबका मनोबल बनाए रखने की कोशिश की। आकाश अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके केबिन से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था या कोई कमजोर बिंदु ढूंढ रहा था। एक दिन आकाश ने देखा कि केबिन की दीवार में एक छोटा छिपा हुआ दरवाजा था जो स्टोर रूम की तरफ जाता था। वह दरवाजा शायद ही कभी इस्तेमाल होता था और उसे खुलने में थोड़ी आवाज होती थी। उसने यह योजना विक्रम और वैज्ञानिक श्रीमान राय के साथ साझा की। हम स्टोर रूम से बाहर निकल सकते हैं, आकाश ने कहा, लेकिन वहां से डेक पर कैसे जाना है वह मुश्किल है। वैज्ञानिक श्रीमान राय ने उन्हें जहाज का लेआउट समझाया और उन्हें कुछ गुप्त मार्गों के बारे में बताया जिनका उपयोग वे जहाज पर छिपने या बाहर निकलने के लिए कर सकते थे। विद्यार्थी और वैज्ञानिक श्रीमान राय ने भागने के लिए नई योजना बनाना शुरू किया। इस बार उन्हें और सावधानी रखनी होगी क्योंकि जहाज पर भागने का प्रयास बहुत जोखिम भरा हो सकता था। उनके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि डाकुओं के हाथ में रहना मृत्यु के समान था। अध्याय 33 विद्रोह और बच निकलना। डाकुओं के जहाज पर विद्रोह करने की योजना अब एक कल्पना नहीं थी बल्कि वास्तविकता बन रही थी। वैज्ञानिक श्रीमान राय ने विद्यार्थियों को बताया कि डाकुओं के कुछ सदस्य कालिया ठाकुर से असंतुष्ट थे। वे कालिया ठाकुर की क्रूरता और खजाना न मिलने के कारण निराश थे। विक्रम और आकाश ने इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया। एक रात जब डाकू शराब पीकर बेहोश थे, तब विद्यार्थी और वैज्ञानिक श्रीमान राय गुप्त दरवाजे से स्टोर रूम में दाखिल हुए। वहां से वे जहाज के डेक पर पहुंचे। डेक पर उन्हें कालिया ठाकुर के सबसे भरोसेमंद आदमी राम सिंह द्वारा चौकी पर तैनात दो डाकू मिले। विक्रम ने रोहन और दीपक को मदद करने के लिए कहा। उन्होंने अचानक हमला किया, डाकुओं को बेहोश करके बांध दिया, लेकिन यह आवाज सुनकर राम सिंह जाग गया और उनकी तरफ आया। वह एक मजबूत और खतरनाक आदमी था। विक्रम और आकाश उससे लड़े जबकि अन्य विद्यार्थी वैज्ञानिक श्रीमान राय को जहाज के लाइफ बोट की तरफ ले गए। लड़ाई मुश्किल थी, लेकिन विद्यार्थियों की हिम्मत और एकता ने उन्हें जीत दिलाई। उन्होंने राम सिंह को भी बांध दिया। अब उनके पास लाइफ बोट थी। उन्होंने तेजी से लाइफ बोट को पानी में उतारा। डाकू जाग गए थे और उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। विद्यार्थी वैज्ञानिक श्रीमान राय लाइफ बोट में बैठकर खुले समुद्र में निकल पड़े। उन्होंने डाकुओं के जहाज को पीछे छोड़ दिया। वे मुक्त थे, लेकिन कहां जा रहे थे यह नहीं पता था। समुद्र विशाल था और उनके पास सिर्फ एक छोटी लाइफ बोट थी, लेकिन आशा अभी भी जीवित थी। अध्याय 34 बचाव और घर वापसी। लाइफ बोट में विद्यार्थी और वैज्ञानिक श्रीमान राय खुले समुद्र में भटक रहे थे। उनके पास भोजन और पानी की बहुत कम आपूर्ति थी। दिन बीत गए और वे थकान और भूख से पीड़ित होने लगे। वैज्ञानिक श्रीमान राय, जो खुद भी बहुत कमजोर पड़ गए थे, उन्होंने विद्यार्थियों को हिम्मत रखने के लिए कहा। विक्रम ने लाइफ बोट को नियंत्रित करने की कोशिश की, जबकि आकाश ने तारे देखकर दिशा का अनुमान लगाया। एक सुबह जब आशा लगभग छोड़ दी गई थी, तब दूर क्षितिज पर एक धुंधला धब्बा दिखाई दिया। वह एक विशाल मालवाहक जहाज था। विद्यार्थियों ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया और कपड़े हिलाकर सिग्नल दिए। मालवाहक जहाज सौभाग्य से उन्हें देख गई। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगी। मालवाहक जहाज करीब आते ही उन्हें दिखाई दिया कि वह एक भारतीय नौसेना का जहाज था। उस पर के चालक दल के सदस्य इन विद्यार्थियों और वृद्ध आदमी को देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने तुरंत लाइफ बोट को जहाज पर खींच लिया। विद्यार्थी और वैज्ञानिक श्रीमान राय को जहाज पर लाया गया। उन्हें गर्म भोजन, पानी और